अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस passing through the fixed center O. Its angular momentum is LA and LB computed about the point A and B respectively with OB equals to 2A OA. The value of LA by LB is, ठीक है। तो देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट तो पहली बात तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है और ये जो है सेंटर से पास करने वाली लाइन है, ठीक है। तो ऑलरेडी एक तरह से इस टाइप का है एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि हम एंगुलर मोमेंटम निकालें, यानी जैसे ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ पॉइंट प्लस आर क्रॉस पी। आर जो लेंगे, जैसे हमें आर हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के अबाउट लेना तो ये आर वेक्टर का काम करेगा। तो आर वेक्टर क्रॉस पी, पी यानी एम इंटू वी, वी किसका, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये यहाँ पे फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या है, फिक्स है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसका यदि हम देखें वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है तो इसका सेंटर से एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो वी सी एम जो होगा इसका जीरो होगा। तो वी सी एम जब जीरो हो जाएगा तो सिर्फ एल ओ के इक्वल हो जाएगा। एल ए की वैल्यू किसके इक्वल होगा, एल ओ के इक्वल, और इसका वैल्यू होता है आई इंटू ओमेगा। तो उसी तरीके से जब हम b के अबाउट लेंगे तो फिर से वही हो जाएगा एल ओ प्लस आर इंटू एम इंटू वी सी एम, यानी फिर से जब हम b पॉइंट के अबाउट लेंगे तो वी सी एम तो फिर से जीरो है, तो फिर से एल ओ के इक्वल यानी आई ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एल ए बाय एल बी यानी आई ओमेगा बाय आई ओमेगा। आई तो वैसे हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, हमारा स्क्वायर बाई 2 डिस्क है तो खैर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये आ गया 1, तो 1 बाय 1 यानी 1 आ गया है। 1 ऑप्शन कौन सा है, और 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन। कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज इन एक्स वाई प्लेन, देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, द एरिया ऑफ द लूप वेरीज विथ टाइम एज। एरिया यहाँ पे वेरिएबल है, ये गिवन है। द फिगर दैट करेक्टली इंडिकेट्स द क्वालिटेटिव बिहेवियर ऑफ पावर डिसिपेटेड बाय द लूप एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी पावर निकालना है बेसिकली। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लूप किधर लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में यदि कोई सरफेस होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये मान लो हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, यानी जेड एक्सिस की तरफ, यानी जिस प्लेन में कोई सरफेस होता है उसके नॉर्मल जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वह भी किधर बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ है तो उसके बीच का एंगल जो हो गया 0 डिग्री हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो थीटा तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो थीटा पुट करेंगे 0। बी हमारा जो है अच्छा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो बी को बी ले लेते हैं। एरिया वेक्टर, एरिया की वैल्यू दे रखा है ए नॉट इंटू 1 प्लस साइन टी। ये जो आ गया हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी ए नॉट, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो देखो बी ए नॉट तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया था, 1 का 0 हो गया, साइन का हो जाएगा कॉस टी, बस यही हो गया। तो ईएमएफ निकल गया। पावर निकालना है पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हम ई स्क्वायर अपन आर भी कर सकते हैं। तो ईएमएफ हमें मालूम हो गया है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर, या आई स्क्वायर आर भी कर सकते थे, पहले आई निकाल लेते ई बाय आर करके फिर हम पावर निकालते थे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर। ई स्क्वायर करेंगे तो इसका जो माइनस साइन है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन आर, ये हो गया। अब हमें बेसिकली जो है पावर विथ टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो बेसिकली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, उसका ग्राफ देखना है किनमें से कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का कौन सा ग्राफ हो सकता है।
ठीक है। तो ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे यदि फर्स्ट ग्राफ को चेक करते हैं, टाइम जीरो पे टाइम जीरो पुट करो, टाइम यहाँ पे जीरो डालो, टाइम जीरो डालोगे तो कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है 1, यानी पावर उस समय मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका तो जीरो से ग्राफ शुरू हुआ, मैक्सिमम से है ही नहीं, तो ये ग्राफ तो वैसे ही हट गया। ठीक है, ये यदि मैं इस ग्राफ की बात करूं तो पावर और टाइम का ग्राफ है ना। ग्राफ तो पावर और टाइम का है, पावर इसमें दिखा रखा है कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे टी देख रहे हो कि वेरिएबल है, तो वहाँ पे चेंज करेंगे तो पावर चेंज करेगा, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है यदि मैं उस ग्राफ की बात करूं तो पावर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इसका, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉस के वैल्यू जो होता है इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। तो यानी यहाँ पे देखें, इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, टाइम जीरो डालो, टाइम जीरो डालोगे तो पावर की वैल्यू मैक्सिमम आएगा, यानी यहाँ होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होता है कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है। 0 से देखा जाए तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है हमारा 1 होता है, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो उसका वैल्यू डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज करेगा। और जब कॉस 90 आता होगा, कॉस 90 भी कितना हो जाएगा 0। फिर जब 90 से जब उसके आगे बढ़ेंगे, 90 से आगे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में वैसे तो कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, फिर से वो पॉजिटिव की तरफ उसी तरीके से ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी विद इन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। देखो सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। 3 पॉइंट दिया हुआ है A, B एंड C एज शोन इन फिगर। ये A, ये रहा B, ये रहा C। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर EA, EB, EC ये दिया हुआ है। द पॉइंट्स B एंड C आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो B है सेंटर से सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे ये है डिस्टेंस पे ये है, ये गिवन है। तो देखो सबसे पहली बात ये इस चीज़ पे ध्यान देना था कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो जो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, कैविटी के अंदर चार्ज डाल दिया, यहाँ पे एक कैविटी बना लिया और यहाँ पे चार्ज दे दिया। अब यदि मैं इसकी बात करूँ A पॉइंट के लिए, तो ये इसके सेंटर पे था। अब यहाँ से यदि हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे तो इसके अंदर जो चार्ज आ जाएगा Q आ जाएगा, यानी इस कैविटी के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वैसे नहीं होगा। यदि कोई चार्ज कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे जो है A पॉइंट पे 0 तो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसमें भी दे रखा है, उसमें नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो मुझे तो A पॉइंट पे नॉट इक्वल्स टू 0 वाला चाहिए, तो इसमें जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और यानी ये देखना है कि सेकेंड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं B और C पॉइंट के लिए। देखो तो यानी यहाँ पे यदि मान लो चार्ज Q है तो इसके इनर सरफेस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, तो -Q, और इसके आउटर सरफेस पे यहाँ पे जो डेवलप होगा वो कितना होगा, +Q चार्ज डेवलप होगा। तो +Q चार्ज डेवलप हो गया। अब यदि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो गॉसियन सरफेस हम यही लेंगे। ठीक है, और फिर हम जब गॉस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो E.ds चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो चार्ज जो लेते हैं नेट चार्ज लेते हैं, तो नेट चार्ज कितना होगा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी B पॉइंट और C पॉइंट चूँकि दोनों सेंटर से सेम ही डिस्टेंस पे है, तो एक ही गॉसियन स्फीयर के अंदर आ रहा है दोनों ही, तो दोनों पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा और B और C पे सेम होगा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो यानी सेकेंड ऑप्शन जो है जिसका सही ऑप्शन। कंसिडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस r एंड टोटल चार्ज +Q, और पॉइंट चार्ज -Q, जहाँ पे यह जो Q वैल्यू है
वो कैपिटल क्यू से काफ़ी कम है, विद मास m इज रिलीज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेज द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इट्स स्पीड इज। देखो गिवन क्या है कि ये मान लो कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r है, और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज q है। इनिशियली जो है वो 3r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे है, 3r डिस्टेंस पे, सेंटर से 3r डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे क्या है कि रेस्ट में, ये क्या है, रेस्ट में वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं, इस चार्ज को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो रिलीज करने के बाद ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना है कि स्पीड कितना होगा। पूछा है कि जब सरफेस को हिट करेगा तो यहाँ पे स्पीड कितना है, यही हमें निकालना है बस। तो यही है कंसेप्ट। अब देखो इसमें करना क्या होगा, क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये हम कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखो, वैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो शुरू में क्या है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बोलो, 0। काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पे चार्ज क्या है बोलो, प्लस क्यू। इसके पे जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। और ये जो साइन है इसका निगेटिव है, तभी तो वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में जो इसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होगा। तो यानी टोटल एनर्जी यहाँ पे लेंगे ए पॉइंट का और ये बी पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। इस पॉइंट पे लगाओ, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर। के Q1 की वैल्यू Q है, Q2 हमारा माइनस Q है, डिस्टेंस कितना है 3r। तो ये इस पॉइंट का हो गया, ठीक है। ये टोटल एनर्जी आ गया एट ए पे इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। यानी इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी मान लो स्पीड ले लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय आर। डिस्टेंस उस समय में आर पे होगा क्योंकि सरफेस पे था। अब देखो मुझे निकालना वी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर, और पहले से ये निगेटिव है तो माइनस के क्यू क्यू बाई 3r इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया। इसको माइनस करोगे कितना, ये 3r है, यहाँ पे r है तो 3 हो जाएगा, 3k क्यू क्यू माइनस के क्यू क्यू, तो ये हो जाएगा 2k क्यू क्यू बाई 3r। ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या करोगे, मुझे निकालना क्या है, वी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 4k क्यू क्यू बाई 3r, ये 2 ऊपर गया था, 4k क्यू क्यू बाई 3r, ये m को भी नीचे कर दो और रूट लगा दो, तो ये आ जाएगा v। तो देखो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में अभी भी मैच नहीं हो रहा है, k की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, इसमें k की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4q क्यू बाई 3rm, k की वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू v। तो 4 से 4 जो होगा कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा क्यू क्यू बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर का रूट इक्वल्स टू वी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही लिया गया है, क्यू क्यू बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका जो है सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इन जीजर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल थीटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट।
देखो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ है। ये तो देखो रदरफोर्ड वाला ही था, याद होगा आप लोगों को कि यदि मैं इसको न्यूक्लियस से जूम कर लूँ तो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होती है वो क्या चली जाती है, सीधी चली जाती है। जो थोड़ा नज़दीक से जाती है वो इस तरीके से डेविएट होती है। बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो यही नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंगल। तो इसमें तो देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बढ़ रहा है, जबकि नहीं होता है ऐसा। इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखो इस ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि थीटा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पता ही होगा 180 डिग्री पे जो आने वाले पार्टिकल्स होते हैं उसकी संख्या बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। 12,000 पार्टिकल्स में से लगभग एक पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं। ज़्यादातर पार्टिकल होते हैं जो दूर दूर से जाते हैं वह तो ऐसे ही निकल जाते हैं। कुछ जो होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा नज़दीक से जाएंगे वो स्कैटर होकर के कुछ एंगल्स पे जाएंगे, और लगभग 10,000 में से एक पार्टिकल्स होते हैं जो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होते हैं, और 180 वाले तो बहुत ही ओकेजनली होते हैं। यानी ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, बहुत ईजी। कंसीडर टू सर्किट्स ए एंड बी ईच हैविंग टू रेजिस्टर्स, वन ऑफ देम हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस अल्फा while the other one has negative temperature coefficient of resistance minus alpha as shown in figure. The current through these circuits are denoted by IA, IB. At initial temperature the resistance of the two resistors is R0. The temperature increased. As the temperature is increased, the correct option describes the variation of current in these circuits. देखो दो रजिस्टर है, दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस जो है R0 है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो इसमें जो है एक में मान लो टेम्परेचर में डिक्रीज हुआ है R0 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, और दूसरे वाले में है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक में डिक्रीज हुआ है, एक में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एक का अल्फा नेगेटिव है, एक का अल्फा पॉजिटिव है। तो देखो इस केस में देखें तो एक में क्या हो रहा है कि जितना से रेजिस्टेंस एक का डिक्रीज करेगा उतना ही दूसरे का इंक्रीज कर देगा। यानी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जितना से डिक्रीज हो रहा है उतना ही दूसरा से इंक्रीज हो रहा है। मैं ये यदि मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं तो ये यहाँ पे मान लो जैसे एक मान लो जैसे ले लेते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक मान लो 8 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों का शुरू का रेजिस्टेंस तो सेम ही है, तो 6 ओम है। मान लो एक जो है सो 2 कम कर देते हैं यानी 4 ओम हो जाता है, और दूसरे जो है सो 2 ओम तो बढ़ा दो यानी 8 ओम कर दो, ठीक है। अब देखो इसका टोटल रेजिस्टेंस शुरू में कितना है 6 + 6 12। अब चूंकि अल्फा दोनों में सेम था तो एक में जितना डिक्रीज होगा उतना ही दूसरे में इंक्रीज होगा। यानी एक का यदि मैं 4 ओम मान लूँ तो दूसरे का जो है सो 8 ओम, यानी इसमें 2 ज़्यादा कर दिए, इसमें 2 कम कर दिए। यानी इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है 4 + 8 12 ही है, पहले भी 8 था और 6 + 6 था यानी 12 था। यानी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो जो IA की वैल्यू होगी वो इसमें कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखा जाए तो इसमें देख लेते हैं IA की वैल्यू किस में कांस्टेंट है, यही ऑप्शन सही है ना। देखा जाए तो IA वाला जो है कांस्टेंट वाली बात इसी में है। बाकी उसको और फर्दर यदि चेक करना है तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसका शुरू का टोटल रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं तो 6 + 6 12 था, ठीक है। तो बाद में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, जब 4 और 8 हो जाएगा तब इसका यदि पैरेलल करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 1/4 + 1/8, ठीक है। 8 एलसीएम हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/8। ये तो 1/RP की वैल्यू है, RP की वैल्यू जो होगा 8/3 हो रहा है, 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से देखो तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 4 और 8 दोनों से कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है जो स्मॉलर वैल्यू रेजिस्टेंस का होता है उससे भी कम आंसर आता है। यानी जैसे 4 और 8 का किया तो इसका आंसर 4 से भी छोटा आ गया,
ठीक है, यानी टोटल रेजिस्टेंस देखा जाए तो ओवरऑल सर्किट का जो है वह काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। तो जब डिक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी आई बी की वैल्यू जो होगी इंक्रीज करेगी, आई ए का जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी जो ऑप्शन 1 है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। कंसिडर दैट सिग्मा एस के बी एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड Wien's displacement law constant. The dimension of sigma s k b to the power -1 into b is. बेसिकली हमें क्या करना है, इन तीनों का डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है और फाइनल रिजल्ट निकालना है कि क्या है। तो इससे रिलेटेड फार्मूला हमारे पास क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो था, एक एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है वह सिग्मा टी पावर 4 होता है। सिग्मा को सिग्मा एस लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एस लिख रखा है, और टी पावर 4, टी यहाँ पे टेम्परेचर है। यानी हमें सिग्मा एस का निकालना है तो बाकी सबको इधर कर लेंगे। एनर्जी यानी वर्क डन के इक्वल हो जाएगा तो ml2t-2 लिख सकते हैं। एरिया L² हो जाएगा, टाइम का तो टी है तो टी लिख देंगे। अब यहाँ पे टेम्परेचर है तो केल्विन लिख दो, पावर में 4 है तो 4 लिख दो, इक्वल्स टू सिग्मा एस। अब देखते हैं एम एल के पावर में कितना हो जाएगा 0, टी की पावर -2 और ये 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होकर के जाएगा, -3 के पावर -4। ये हो गया हमारा सिग्मा एस। उसके बाद आते हैं के बी के लिए। इससे रिलेटेड एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि 3/2 kBT होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 kBT है। एनर्जी का तो पता है ml2t-2 होता है, इक्वल्स टू हो जाएगा kB, और यहाँ पर T टेम्परेचर है तो इसको केल्विन लिख देते हैं नीचे में। तो ये आ जाएगा हमारे पास ml2t-2 k-1। ये हो गया हमारा kB का। अब कौन बच गया, जो तीसरा है वह है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट। देखो इससे रिलेटेड जो फार्मूला होता है लैम्डा टी इक्वल्स टू बी होता है। यानी हमें बी का निकालना है तो लैम्डा तो लेंथ होता है तो एल हो जाएगा, टी टेम्परेचर है यहाँ पे तो केल्विन हो जाएगा, इक्वल्स टू बी। अब हमें जिसका है पूरा डायमेंशनल फार्मूला पुट करना है। सिग्मा एस है तो पुट करो, एम एल तो 0 ही है, टी -3 हो जाएगा, के -4 हो जाएगा, इंटू के बी पावर -1 है। के बी यहाँ पे हमने निकाल लिया था, -1 है तो पावर को साइन चेंज कर दो, m-1 l-2 t2 k1, ये हो जाएगा, इंटू बी, बी का तो हमने निकाल रखा है एल और के। ये फाइनल जो रिजल्ट जो आने वाला है क्या आएगा, कंबाइन करके m 1 है, यहाँ पर -1 है तो 0 हो जाएगा। एल के पावर में देखो -2 और +1, -1 हो जाएगा। टी में देख लेते हैं -3 + 2 तो टी भी -1 हो जाएगा। उसके बाद आता है केल्विन, केल्विन पावर यहाँ पर -4 है, यहाँ पे 1 और 1 मिल करके 2 करके के की वैल्यू हो जाएगा -2, के के पावर में हो गया -2। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, m तो 0 है, l -1, t -1, k -2। देखो ऑप्शन 1 जो है आसानी से मैच हो गया है और यही ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन लूजनेस डायरेक्शन डायलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट r की वैल्यू दिया हुआ है, हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड Ex इक्वल्स टू 9 kz - 2 pi into 10⁻60 volt per meter, where E0 is the amplitude and k is the wave vector among the following option the incorrect option। इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें लेना है। तो देखो यहाँ पे इधर से देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन देख लेते हैं, सबसे पहले आसान है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू E0 sin kz माइनस ये। तो देखा जाए तो यहाँ पे दो का जो साइन है क्या है, अपोजिट है। साइन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है।
अपोजिट है तो प्लस साइन बोलेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है वह क्या हो रहा है, जेड एक्सिस की तरफ हो रहा है, प्लस है या माइनस है। यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो प्लस बोलना है, सेम साइन होगा तो माइनस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन है इसलिए प्लस जेड एक्सिस की तरफ है, प्लस जेड एक्सिस की तरफ यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। लेकिन मुझे अभी जो ढूंढना है वह इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। एक पहला ऑप्शन को यदि मैं चेक करूँ तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज दिस। देखो हमें फार्मूला क्या पता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c²। मीडियम के लिए जब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होगा यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v²। यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो जाएगा v²/c²। यानी ये कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो एप्सिलॉन r होता है, तो ये तो उल्टा है, तो यानी ये हो जाएगा 1/εr हो जाएगा इक्वल्स टू v²/c²। यानी v²/c² की वैल्यू जो होगी कितनी हो जाएगी, 1/√εr इक्वल्स टू v/c हो जाएगा। यानी v निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं हम, v इक्वल्स टू c/√εr। c की वैल्यू होता है 3 × 10⁸ की वैल्यू 9 था, ये आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल कर लो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड जो आ रहा है वो कितना है, 10⁸, यानी ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 300 मीटर। वेवलेंथ की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है, तो देखो स्पीड ऑफ वेव होता है ω/k, यानी k होता है हमारा ω/v। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास, ये जो t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, यानी 2π × 10⁶ बाई v। v की वैल्यू हमने निकाल लिया था 10⁸, और k क्या होता है 2π/λ होता है। 2π से 2π कैंसिल कर दो, तो जो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो कितने आ रहे, 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁶, यानी 100 मीटर। 100 मीटर आ रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा की वैल्यू 300 मीटर, यानी ये ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन जो लेते हैं वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन कितना है, किधर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, यानी k कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x एक्सिस की तरफ, यानी I कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, J कैप, क्योंकि I क्रॉस J होता है हमारा k। ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड जो है J कैप की तरफ है, इसलिए ये तो यहाँ पे तो सही है, डायरेक्शन सही है। बाकी यहाँ पे जो होता है, ठीक है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा E0/B0, यानी B0 यहाँ पे लेना होता है, तो B0 इक्वल्स टू हो जाएगा E0/V। यानी यहाँ पे जो है ये वाला भी गलत है, यानी सेकेंड और थर्ड ये दोनों जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस undergoes a cyclic process as shown in figure. The total heat applied to the gas is 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पे गिवन है, 1 मोल गिवन है। आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट यदि सेम है तो टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर सेम यदि होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, यानी जो डेल्टा यू होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा। अब आते हैं वर्क डन की बात करते हैं। फुल साइकिल में जो वर्क डन होगा वह इस पूरे ये जो रीजन बन रहा है इसके एरिया के इक्वल होगा। ध्यान से देखें तो ये जब यहाँ से यहाँ के लिए D से A के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ से B से C के लिए कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि फिर से वॉल्यूम है। वर्क डन होगा सिर्फ A to B और C to D में। A to B में वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं, और ए से बी वर्क डन जो लेंगे तो उसके लिए हमें ये पूरा एरिया लेते हैं, और जब सी से लेते हैं तो इसके नीचे वाला एरिया लेते हैं, यानी इस बड़े वाले एरिया छोटे वाले एरिया को माइनस करना है, यानी आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी इस केस में हम यदि देखें तो जो वर्क डन आए, वर्क डन का साइन पहली बात पॉजिटिव होगा, ये बात जानना जरूरी था इसमें, और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ से यहाँ तक देखें ये कितना आ रहा है 2 से 5 यानी 3 हो गया, 3 हो जाएगा। इसका एरिया की बात करें तो 3 इंटू यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 300 माइनस यानी 200, यानी आंसर हो जाएगा 600 जूल। अब देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम क्या जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम ये जानते हैं जो टोटल हीट सप्लाई होता है दो जगह पे यूटिलाइज होता है, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में। तो यानी डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू तो यहाँ पे 0 है, डेल्टा डब्ल्यू जो है 600 है, यानी डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगा वह 600 जूल आएगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है, कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी ऑफ दिस, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है से रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन एटम का केस है, यानी प्रोटॉन के चारों तरफ जो है सो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मान लो इसका r है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर, एक आर से इसको कैंसिल कर दो। देखो वैल्यू देखा जाए तो x का गिवन है, तो हम x यहाँ पे निकालना चाहते हैं। x किसके फॉर्मूले में आ रहा है, रेडियस वाले में। तो रेडियस वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा बोलो, के ई स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर। के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू मालूम है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, वो तो वैल्यू सेम ही है। तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 दो बार होगा, यानी 10 टू पावर माइनस 38 बाय एम बी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू ये गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25.6 का रूट हट जाएगा इंटू 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। ये आर का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 से 9 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे डेसिमल यदि इसका मैं हटा दूँ, इसका मैं डेसिमल हटा रहा हूँ तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसका डेसिमल यदि मैं दोनों का हटा दूँ तो नीचे में 100 आ जाएगा, और 16 जा होता है 256, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये देखो, यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वैल्यू आया था रेडियस का इस तरीके से आ रहा है, इसी के टर्म में आता होगा। यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू निकालो, 10 टू पावर माइनस 31 है, यहाँ पे चलो एक 0 यहाँ पे कैंसिल कर ही लेता है, 10 टू पावर माइनस 31, और यहाँ पे जो आ रहा है 10 टू द पावर 11 है, तो माइनस 31 प्लस 11 कितना होगा -20 हो गया। ऊपर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 9 29 हो गया, और ये यहाँ पे जो है सो -38 है, तो ये आ जाएगा कितना -9, यानी सब कुछ कैंसिल करने के बाद सिर्फ आ रहा है 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे देखो नहीं कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -9,
और जब हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे x इंटू 10⁻⁹ के साथ जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ पे 10⁻⁹ इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म नहीं कुछ लिखा हुआ था तो 1 हम लिख सकते थे। तो यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितना है 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ कार ट्रेवल्स ऑन ए सर्कुलर race track of radius 50 meter which is banked at an angle of theta. If the car travels at a speed of 10 meter per second, then the wear and tear on its tire is minimum. Taking the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. The value of theta is. जैसा कि हमें पता है कि to minimize wear and tear of tires, v इक्वल्स टू होता है √rg tan थीटा, यानी वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर जी टेन थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है ये देखो, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, रेडियस तो 50 मीटर है, स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 बाय आर जी, रेडियस 50 मीटर है और जी हमें 10 लेने के लिए बोला गया, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 यानी 1/5 आ गया। थीटा निकालना है तो 10 इनवर्स 1/5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 10 इनवर्स 1/5 ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 3 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड D1 D2 D3 are connected across a battery as shown in figure. If width of the depletion layer of diode D1 D2 D3 are W1 W2 W3, correct option is. तो बेसिकली हमें width of depletion रीजन देखना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। ध्यान से देखो तो ये जो है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल होता है, ये डायोड का ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, इसका ये पी साइड है, इसका एन साइड है, इसका पी इधर है, इसका एन इधर है। तो देखा जाए तो ये जो है ये वाला किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी जुड़ा हुआ है, निगेटिव का एन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो डायोड हो गया वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। ये डायोड देखो इसका निगेटिव से पी जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से एन जुड़ा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। इसमें देखा जाए तो कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कोई बाइसिंग नहीं है यहाँ पे। तो हम जैसा कि जानते हैं तो जो भी नॉर्मल डायोड का विड्थ होता है, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज कर जाता है, और रिवर्स बाइसिंग करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसमें देखो कोई बाइसिंग नहीं हो रखी है और इसमें हमने बाइसिंग कर रखी है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो यानी इसका जो विड्थ होगा वह इसके विड्थ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बाइसिंग नहीं है। कोई बाइसिंग जब नहीं है तो जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी D1 का जो विड्थ है वह D2 से क्या है, कम है। अब उसके बाद आते हैं इसमें कंपैरिजन करें, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जब रिवर्स बाइसिंग में होता है तो विड्थ बढ़ जाता है, यानी इसका विड्थ इससे जो है वह क्या है, ज़्यादा है, यानी W3 जो है वह सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो होगा W2 होगा, उसके बाद जो होगा W1 होगा, यानी W3 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद W2 फिर W1, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मेजर एप्लीकेशन। पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एप्लीकेशन गिवन है, उनमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखा जाए तो माइक्रोवेव का एप्लीकेशन हम किस में करते हैं, तो देखा जाए तो वार्मिंग फूड में करते हैं, यानी जो पी का होना चाहिए सेकेंड के साथ, पी का सेकेंड के साथ देखें तो ऑप्शन ये दोनों आ रहे हैं। अब ये देखना है कि इनमें से कौन सा सही होने वाला है। यूवी रेज का यूज हम कर सकते हैं प्यूरिफाइंग वाटर, यानी क्यू का जो होगा वह फर्स्ट होगा, यानी देखा जाए तो यहाँ से ऑप्शन वैसे पता चल गया है क्यू का 1 होना चाहिए। गामा रे आपको वैसे पता होगा ट्रीटिंग कैंसर सेल में यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और जो रेडियो वेव्स होते हैं और वो किसका यूज उसमें होता है,
AM और FM कम्युनिकेशन सिस्टम में। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लर्न करना था बस, बाकी तो इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, देखते हैं क्या गिवन है। बॉब बी ऑफ मास m इज एट रेस्ट इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग वाया मासलेस स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर गिवन है, और ये जो स्ट्रिंग है इसका जो मास लेस है यानी कोई मास नहीं है। एज शोन इन द फिगर, पॉइंट मास ए ऑफ मास m ट्रेवलिंग, ये जो मास है जिसका मास m है ट्रेवलिंग कर रहा है हॉरिजेंटली विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हिट्स द बॉब बी इलास्टिकली, द बॉब बी राइजेज टू हाइट ऑफ h मीटर आफ्टर द कोलिजन। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, जे का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेग्लेक्टिंग द साइज ऑफ द बॉब, द वैल्यू ऑफ h इज, ठीक है। तो देखा जाए तो बॉब बी जो है उसका मास कितना था, m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास सेम है। इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ है। इलास्टिक कोलिजन होने के कारण वेलोसिटी क्या हो जाता है, जब मास सेम होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। यानी ये जो मास जो आ रहा था वो उसका वेलोसिटी यहाँ पे आने के बाद 0 हो जाएगा, और इसकी जो वेलोसिटी यानी 10 मीटर पर सेकेंड, इस ये जो बॉब है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे। मान लो जैसे वेलोसिटी तो इसका पता चल गया कि 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा ऊपर, तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। शुरू में काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², इसको ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। वेलोसिटी कितना है, 10 है, इक्वल्स टू mgh, m से m कैंसिल कर दो। यहाँ पे जो वैल्यू हम निकालेंगे, देखो ऊपर में 100 है, बाई 2 हो जाएगा। g को नीचे ले आओ, वो भी 10 है, इक्वल्स टू h। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो, 0 0 2 5 जा 10, यानी h की जो वैल्यू आएगी वह कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। एन आइडियल गैस इज मेड polyatomic molecule, has 3 translational, 3 rotational and F vibrational modes. If the ratio of Cp by Cv is 8/7, value of F is, देखो सबसे पहले तो देखो इंटरनल एनर्जी निकाल लो। हमें पता है कि ट्रांसलेशनल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ केवीटी। इसने बोला 3 ट्रांसलेशनल है, 3 इंटू 1/2 केवीटी, ये एक मॉलिक्यूल का हो गया। प्लस रोटेशनल के लिए भी उतना ही होता है, तो 3 रोटेशनल है तो 3 इंटू 1/2 केवीटी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना होता है। और वाइब्रेशनल के लिए f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक वाइब्रेशन के लिए केवीटी होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों लेते हैं, यानी डबल हो जाता है, यानी केवीटी होता है। तो ये जो आया एक मोलकुल के लिए आया, एक मोल के लिए निकालोगे तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, 3/2 केवीटी प्लस 3/2 केवीटी, ये हो जाएगा 3 केवीटी प्लस, चाहो तो n से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, इंटू n कर देता हूँ, प्लस f केवीटी इंटू n, यानी केवीटी जो होगा kv इंटू n जो होगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3RT प्लस FRT। कैसे हुआ, kv जो होता है यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है गैस कांस्टेंट बाय एवोगाड्रो नंबर, यानी R इक्वल्स टू होता है n इंटू के बी। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस FRT, ये इंटरनल एनर्जी आ गया 1 मोल का। Cv का फॉर्मूला क्या होता है, Cv इक्वल्स टू हो जाएगा du/dt। कहोगे कैसे बता, यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है, यानी यहाँ पे dq/dt, ठीक है। dq इक्वल्स टू हो जाता है du प्लस dw, dq की वैल्यू कितना होता है, du प्लस
डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यानी वर्क डन तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सी वी का फॉर्मूला होता है डी यू बाई डी टी। ये हमने कर दिया। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 3 प्लस एफ इंटू आर बाहर निकाल लो, डी टी बाई डी टी। यानी इसका जो वैल्यू होता है 3 प्लस एफ इंटू आर हो जाता है। ये सी वी हो गया। सी पी का फॉर्मूला क्या होता है? सी वी प्लस आर, यानी 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस आर, यानी 4 प्लस एफ इंटू आर। तो सी पी बाई सी वी कितना हो जाएगा? 4 प्लस एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 प्लस एफ इंटू आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। और सी पी बाई सी वी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4 7 जा 28 प्लस 7 एफ इक्वल्स टू 8 3 जा 24 प्लस 8 एफ। 7 एफ को उधर भेज दो, 8 एफ माइनस 7 एफ एफ ही होगा, को इधर ले आओ, 28 माइनस 24 इक्वल्स टू 8 एफ माइनस 7 एफ, यानी 4 इक्वल्स टू। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यह बहुत ही जो है अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी यही सही आंसर होगा इसका। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें।